हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले क्लास हम लोगों ने जो है किस पे बात किए थे, शुक्राणुजनन क्रिया पे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र को पूरी तरह से समझ लिए थे। फिर कल जो है हम लोग मानव प्रजनन की जो सबसे पहली घटना है युग्मक जनन, उस पर बात कर रहे थे। युग्मक जनन में देखें, युग्मक जनन भी दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन। तो उसमें शुक्राणुजनन को कल हम लोग देखे। शुक्राणु जनन का कल शुक्राणु का निर्माण समझ गए थे। आज शुक्राणु की संरचना को समझेंगे और ये देखेंगे कि शुक्राणु के निर्माण में कौन कौन सा हार्मोन कैसे कार्यरत है। तो शुक्राणु की संरचना पर बात करते हैं कि शुक्राणु की संरचना क्या है, इस पर बात करते हैं। शुक्राणु की संरचना पर बात करते हैं। शुक्राणु की संरचना कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले शुक्राणु के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है तथा गतिशील कोशिका होता है। आप पढ़े थे कि नर और मादा शुक्राणु, नर शुक्राणु और मादा अंडाणु के जो है बारे में बताया था कि नर का जो शुक्राणु होते हैं वो गतिशील होते हैं और मादा वाला स्थिर होते हैं। तो ये गतिशील होते हैं मतलब ये काफी ज्यादा तेज गति करते हैं। तो शुक्राणु अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा कोशिका है और ये काफी गतिशील वाले हैं। शुक्राणु के निम्नलिखित भाग है। शुक्राणु का संरचना देखेंगे, उसमें कौन कौन सा भाग आता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुक्राणु का भाग आता है सिर, हेड वाला रीजन। दूसरा आता है गर्दन वाला रीजन। तीसरा आता है मध्य भाग, मिडिल पार्ट। और चौथा जो है वो टेल, पूंछ। तो संरचना से समझते हैं कौन वाला क्या है। ये क्या है, शुक्राणु की संरचना है। ये शुक्राणु की संरचना है। ये शुक्राणु का संरचना। शुक्राणु का कौन कौन सा भाग है, क्या है, किसके अंदर क्या है, वो भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सिर वाला पोर्शन, इसको यहां से यहां तक हम लोग क्या बोलेंगे, हेड वाला रीजन, सिर। और ये बहुत सबसे छोटा भाग, ये वाला सिर इतना, इसको क्या बोलेंगे, गर्दन। और यहां से लेकर यहां तक इसको बोलेंगे मध्य भाग, मध्य भाग। और ये टेल वाला पोर्शन, ये यहां से यहां तक पूरा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, टेल, पूंछ वाला भाग। चलिए समझे। सबसे ऊपर वाला सिर वाला भाग है, छोटा सा सबसे छोटा गर्दन वाला भाग है, फिर मध्य भाग है और सबसे लंबा पूंछ वाला भाग है। ये चार भाग देखने के लिए मिलते हैं शुक्राणु में। समझ रहे, किसी भी जीव के अगर जा देखते हम लोग अपना तुलना करते हैं तो ये इसको बोलते हैं सिर, फिर ये गर्दन, फिर ये पूरा मध्य वाला भाग और पैर सबसे अंतिम वाला भाग। उसी प्रकार इनका भी भाग चार भाग में बांटा गया है, सिर, गर्दन, मध्य भाग और पूंछ। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सिर वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, गर्दन वाले भाग में क्या होते हैं, मध्य वाले भाग में क्या होते हैं और पूंछ वाले भाग में क्या होते हैं। तो सबसे पहला है सिर वाला भाग। यह शुक्राणु का सबसे फैला हुआ भाग है। देखिए, ये शुक्राणु में सबसे फैला हुआ भाग है, मतलब काफी चौड़ा वाला पोर्शन है, ये फैला हुआ भाग है जिसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। देखिए केंद्रक, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस कह सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया वो, केंद्रक, केंद्रक होता है। सिर के ऊपर एक्रोजोम स्थित होता है। ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे, एक्रोजोम। क्या है, एक्रोजोम। सिर के ऊपर एक्रोजोम उपस्थित होता है। एक्रोजोम का निर्माण गोल्जी बॉडी करता है। आप लोग क्लास 11 में कोशिका की संरचना के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिका का एक अंग है। तो वो कोशिका का जो अंग है गोल्जी कॉम्प्लेक्स
वो जो है एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। और वो एक्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? सिर के जस्ट ऊपर वाले भाग में पाए जाते हैं। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। ये एक्रोसोम जो है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे पड़े हुए हैं। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कार्य क्या है देखते हैं। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु का झिल्ली को नष्ट करता है। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं ये अंडाणु है और ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है। तो ये जो है क्रोमोसोम जाके अंडाणु के सबसे बाहरी परत से जाके सटेंगे और इसको यहाँ पर नष्ट करेंगे ताकि ये अंदर प्रवेश कर सके। नहीं, अगर एक्रोसोम नहीं होंगे तो शुक्राणु जो है अंडाणु की परत को नहीं तोड़ पाएंगे, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अंडाणु के अंदर उनको प्रवेश करना होता है, तो उनको प्रवेश करने के लिए एक्रोसोम जो है उस दीवार को पहले तोड़ते हैं, तब जाके शुक्राणु उसमें प्रवेश करते हैं। तो एक्रोसोम का काम क्या होता है? अंडाणु का जो बाह्य झिल्ली होता है उसको नष्ट करने का काम होता है। और वो कहाँ पाया जाता है? हेड वाला पोर्शन में पाया जाता है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करते हैं? गोल्गी बॉडी करते हैं। एक्रोसोम में क्या भरे पड़े होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे पड़े होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हम लोग पढ़े थे, लाइसोसोम जो पढ़े थे क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बारे में बताए थे कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं और लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्गी बॉडी ही करते हैं। तो गोल्गी बॉडी लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं, एक्रोसोम का भी निर्माण करते हैं। जो निर्माण किया तो इसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे पड़े हुए हैं। ये जो है अंडाणु के जो सबसे बाहरी परत है उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो समझ पाए ये संरचना भी रहने देते, इस पर और भी जब बात करेंगे। सिर वाला भाग को देख ले, सिर वाला भाग में क्या है? केंद्रक है, एक्रोसोम है। समझ पाए? अब जो है गर्दन वाले भाग वाले पर बात करेंगे। पहले नोट कर लीजिए, फिर गर्दन वाले भाग पर बात करेंगे, उसके बाद मध्य वाले भाग में बात करेंगे। अब शुक्राणु की संरचना पर बात करेंगे कि शुक्राणु की संरचना कैसे बात कर रहे थे। उसमें हम लोग सबसे पहले सिर वाला हिस्से को बात किए, जिसमें केंद्रक और एक्रोसोम पर बात किए। अब जो है गर्दन वाले भाग और मध्य भाग और पूंछ वाले भाग पर बात करेंगे। तो गर्दन वाले भाग पर बात करते हैं। गर्दन वाले भाग देखिए, गर्दन वाला कितना छोटा है, यह अत्यंत छोटा भाग है। शुक्राणु का सबसे छोटा भाग कौन है? गर्दन वाला भाग। इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। आप लोग को पता होगा, क्लास 11 में पढ़े होंगे सेंट्रोसोम कोशिका में पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं? कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। तो सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं और फ्लैजेला के निर्माण में मदद करते हैं। तो ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं और एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये एक सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल हमेशा 2 सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री एंगल पर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कह रहे हैं कि इसमें सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम मतलब 2 सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल लिखते तो सिर्फ 1 या 2, जो लिखते उतना लिखते, लेकिन सेंट्रोसोम लिखे मतलब 2 सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो भाई इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रोसोम है। इस भाग में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है जो युग्मनज का प्रथम विभाजन में मदद करता है। अभी बताया सेंट्रोसोम का 2 कार्य होते हैं। ये तो एक फ्लैजेला का निर्माण करेंगे और एक कोशिका विभाजन में मदद करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये इस भाग में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये वाला क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसको लिखते हैं क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसको बोलेंगे। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो युग्मनज, जब नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, मादा युग्मक तब तक विभाजन नहीं करेंगे जब तक ये मादा युग्मक के पास नहीं मिलेंगे। जब मादा युग्मक के पढ़ेंगे संरचना तो उस पर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल हो जाएंगे। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कैसे कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है गर्दन वाले भाग में है, ऊपर दिखा दिए है, इसको यहाँ दिखाना है। ठीक है, ये हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब दूसरा सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम बनेंगे। तो दूसरा जो है डिस्टिल सेंट्रियोल। डिस्टिल सेंट्रियोल ये वाला देखिए, यहाँ एक लंबा पूंछ जैसा निकला हुआ है जो फ्लैजेला का निर्माण कर रहे हैं। डिस्टिल सेंट्रियोल शुक्राणु का एक्सियल फिलामेंट को बनाते हैं या एक्सिन को बनाते हैं या फ्लैजेला को बनाते हैं। एक्सियल फिलामेंट का मतलब ये होगा फ्लैजेला, जो गति करने वाला अंग होगा। तो उसको कौन बना रहे हैं? डिस्टिल सेंट्रियोल बना रहे हैं। तो डिस्टिल सेंट्रियोल ये हो गए, दोनों आपस में जुड़े हैं। अब देखिए क्या है कि ये 2 मार्कर है मान लेते हैं। अब ये दोनों 90 डिग्री पे से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
ऐसे दिखा रहे हैं तो आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री पर है। ऐसे दिखा देंगे तो क्या सिर्फ गोल वाला दिखेंगे। देखिए ये डायग्राम सिर्फ सामने वाला दोनों दिख रहा है, ये पीछे वाला नहीं दिख रहे, वही है, ये दोनों सामने वाला दिख रहे हैं, पीछे वाला ये वाला नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये और ये दिख रहे हैं, वही। तो दो हो गए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये वाला कौन सा सेंट्रियोल हो गया, इसको बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल, ये डिस्टल सेंट्रियोल ही क्या निर्माण करेंगे, एक्सियल फिलामेंट का या फिर फ्लैजेला का। तो समझ पा रहे हैं, दो सेंट्रियोल जो है, मतलब एक सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम दो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो फ्लैजेला बनाने का काम कर रहे हैं, दूसरा जो है मादा युग्मक में जाकर विभाजन को, कोशिका विभाजन को प्रारंभ करेंगे। जब तक ये मादा युग्मक में प्रवेश नहीं करेंगे तो मादा युग्मक विभाजन नहीं करेंगे, इसीलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मादा युग्मक के लिए। तो नाम सिर्फ याद रखिए, मादा युग्मक जब संरचना पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे कि कैसे हो रहा है। तो समझ पाए, नेक वाला भाग सबसे छोटा वाला भाग है, इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल का नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल का नाम है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो क्या करते हैं, वो कोशिका मादा युग्मक में जाकर कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। और डिस्टल सेंट्रियोल जो है एक्सियल फिलामेंट को बनाते हैं, जो पूछ, ये शुक्राणु का पूछ वाले भाग को निर्माण करते हैं। अब हम मध्य भाग की बात करते हैं। इस भाग में एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। देखिए कोशिका है जिसके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो ये एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ देखिए ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया समझ पाए, ये माइटोकॉन्ड्रिया चारों सर्कल के समान है, वृत्त के समान संरचना है, इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसके चारों ओर लगा हुआ है, एक्सियल फिलामेंट, इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल। डिस्टल सेंट्रियोल ही क्या बना लिए, एक्सियल फिलामेंट। उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया जुड़ गए हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, ये ऊर्जा देंगे ताकि ये जो है एक्सियल फिलामेंट ये सही से कार्यरत रहे, इसलिए कि जो इसको ऊर्जा प्रदान करेंगे ये। उसके बाद है पूछ वाला भाग, ये टेल वाला, यहां से यहां तक की बात करते हैं कि पूछ वाला भाग का क्या कार्य है। यह शुक्राणु का सबसे लंबा भाग है, देखिए ये सबसे लंबा भाग है, गति करना है। इस भाग में सिर्फ एक्सियल फिलामेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सिर्फ एक्सियल फिलामेंट ही है, ठीक है, समझ पाए। एक वयस्क नर में एक बार में 10 टू द पावर 10 टू द पावर 12 से लेकर 10 टू द पावर 13 शुक्राणु का निर्माण होता है। वह कह सकते हैं कि एक एजुकेशन में इतना शुक्राणु का निर्माण होता है। 24 घंटा में बताया कि 24 घंटा में एक बार शुक्राणु का निर्माण होते हैं, तो एक बार में कितना शुक्राणु का निर्माण होंगे, 10 टू द पावर 12 से लेकर 10 टू द पावर 13 तक इतना शुक्राणु का निर्माण हो सकते हैं, समझ पाए। अब ये बताएं, जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे कि कितना शुक्राणु जो है निषेचन के लिए जिम्मेवार है और कितना नहीं है, वो जब चैप्टर 4 की बात होगी। फिलहाल यहाँ तक ये शुक्राणु की संपूर्ण संरचना को हम लोग समझ पाए कि शुक्राणु की संरचना में क्या क्या आ रहे हैं। इनका 4 भाग है, सिर, गर्दन और मध्य भाग और पूछ। 4 भाग की संरचना देखिए, संरचना अब इसको बनाइए, नीचे लिख दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या फिर शुक्राणु का संरचना, हिंदी में आप लिख सकते हैं। समझ पाए, संरचना को क्लियरली समझ पाए, सब लिखा है वो सारा समझ पाए। अब जो है हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके निर्माण के लिए हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन कौन कौन सा नियंत्रण करता है इसके निर्माण में, तो उस पर देखेंगे। पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन में कैसे हार्मोन नियंत्रण हो रहा है। शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण, कौन कौन सा हार्मोन शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है, तो लिखा है शुक्राणु जनन की क्रिया में कि FSH और LH, ये 2 हार्मोन होते हैं, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रण करते हैं। तो कैसे करते हैं उसी चीज के बारे में देखिए। शुक्राणु जनन की क्रिया पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। पीयूष ग्रंथि जो है 2 हार्मोन को स्रावित करते हैं, कौन कौन सा, FSH और LH।
ये दो हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणुजनन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हम लोग बोलते हैं ब्रेन के पश्चिम वाले भाग, मस्तिष्क के जो है पश्चिम वाले भाग को, पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से स्रावित जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कौन स्रावित कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस कर रहे हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि के अग्र वाले, पीयूष ग्रंथि के सामने वाले भाग पर जाते हैं और पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ताकि वो एफएसएच और एलएच को स्रावित कर सके। एफएसएच और एलएच तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हो रहा है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे स्रावित कर रहे हैं? जब उसको हाइपोथैलेमस द्वारा एक हार्मोन स्राव किया जा रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो हार्मोन जैसे पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचे, अब पीयूष ग्रंथि जो है उसको क्या करेंगे? ये दो हार्मोन को बनाएंगे, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन को पीयूष ग्रंथि स्रावित किए। तो किसके कारण कर पाया? हाइपोथैलेमस से स्रावित जीएनआरएच से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलएच वृषण को, अब जो है एफएसएच और एलएच दो हार्मोन बने, दोनों कहां पर काम करेंगे? तो एलएच जो है वृषण के अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल, बताए थे ना, ये जो है दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ कोशिका खाली जगह होते हैं, वहां पे कोशिका होते हैं, उस कोशिका को हम लोग लीडिंग सेल बोलते हैं और उसका काम होता है एंड्रोजन को स्रावित करना। एलएच वृषण की अंतराली कोशिका को उत्तेजित करता है, उसको अंतराली कोशिका को उत्तेजित किए ताकि अंतराली कोशिका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित कर सके। लीडिंग सेल क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करेंगे। किसके कारण? एलएच जैसे ही लीडिंग सेल पर आकर उस पर काम करेंगे, उत्तेजित करेंगे उसको, वैसे ही ये अंतराली कोशिका है, लीडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्राव करेंगे। दूसरा, अब जो दूसरा हार्मोन है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वृषण के सर्टोली सेल पर, बताए थे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो कोशिका होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल, तो उसमें से जो है एफएसएच सर्टोली सेल को उत्तेजित करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे। और क्या करेंगे? जब सर्टोली सेल एक्टिव हो जाएंगे तो वो दो हार्मोन को स्राव करेंगे, एक तो एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा इनहिबिन प्रोटीन, इनहिबिन हार्मोन, सॉरी ये भी एक तरह का प्रोटीन है। तो एबीपी और इनहिबिन हार्मोन ये दोनों का स्राव कौन कर रहे हैं? सर्टोली सेल। तो किसके सिक्रीशन से कर रहे हैं? एफएसएच जैसे ही सर्टोली सेल पर आकर कार्यरत हुए, सर्टोली सेल जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन को स्रावित करते हैं और इनहिबिन हार्मोन को स्रावित करते हैं। अब जो ये एबीपी हार्मोन है ये क्या कार्य करते हैं? एबीपी टेस्टोस्टेरोन का सांद्रता को वृषण में बढ़ाता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन बने हैं, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? एबीपी टेस्टोस्टेरोन। एबीपी का फुल फॉर्म क्या होंगे? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो एंड्रोजन जो बने हैं वो टेस्टोस्टेरोन से जुड़ करके क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन का सांद्रता को बढ़ाएंगे। और इनहिबिन प्रोटीन जो है वो क्या करेंगे? इनहिबिन हार्मोन एफएसएच का निर्माण को घटाते हैं। एफएसएच जो है सर्टोली सेल पर आकर काम किए तो सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन को बनाए, ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेंगे? इसी एफएसएच को कम करेंगे। नहीं अगर घटाएंगे तो क्या होंगे? लगातार जो है ये सर्टोली सेल के द्वारा ये चीज बनते जाएंगे। इसको रोकना भी है, बनाना भी है, रोकना भी है। जब बनाना होगा तब जो है इनहिबिन हार्मोन नहीं होगा, जब इसको रोकना होगा तब इनहिबिन हार्मोन उपस्थित होगा। इनहिबिन हार्मोन जो है एफएसएच का निर्माण को रोकता है। इनहिबिन हार्मोन जो है कहाँ मैसेज करेंगे? पीयूष ग्रंथि को मैसेज करेंगे कि जो है आप एफएसएच हार्मोन का सांद्रण को रोक दे, उसका निर्माण को रोक दे। एफएसएच शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को उत्तेजित करते हैं। वास्तव में जो है ये एफएसएच शुक्राणु के निर्माण के लिए जिम्मेवार है। एलएच भी है लेकिन उससे भी ज्यादा एफएसएच, लेकिन दोनों ही उसके लिए दोनों जिम्मेवार, शुक्राणु निर्माण के लिए दोनों हार्मोन जिम्मेवार है, लेकिन सबसे अधिक कौन है? एफएसएच। तो ये समझ पाए हार्मोनल कंट्रोलर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी एक हम चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे कि ये कौन सा हार्मोन कैसे कार्य कर रहे हैं। पहले इनको नोट कीजिए, इसमें समझने में हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी। यदि भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर हम एक चार्ट के थ्रू समझाते हैं कौन हार्मोन कैसे कार्य कर रहे हैं। अब समझते हैं कि हार्मोन चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हार्मोन किस प्रकार कार्यरत है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, क्या है ये? हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन में पाए जाते हैं। इन्होंने क्या स्राव किए?
GnRH हार्मोन को स्रावित किए और ये किस पर GnRH हार्मोन किस पर जाके काम किए? पीयूष ग्रंथि पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य किए। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये अब क्या करेंगे? ये दो हार्मोन को स्राव करेंगे, एक है FSH और दूसरा है LH। FSH का फुल फॉर्म आप लोग पहले भी लिखा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझ पा रहे हैं? ये LH जो है ये किस पर कार्य करेंगे और FSH किस पर? LH जो है ये लीडिंग सेल पर कार्य करेंगे। किस पर? लीडिंग सेल पर। और लीडिंग सेल पर लीडिंग सेल पर कार्य करेंगे कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इससे क्या बनेंगे? टेस्टोस्टेरोन बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हो गए LH का कार्य समझ पाए। अब FSH जो है ये दो तरह का हार्मोन रिलीज करेंगे, एक तो करेंगे इनहिबिन हार्मोन और दूसरा ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये दो स्राव किए। अब जो है ये इनहिबिन तो चले जाएंगे, FSH को नियंत्रण करेंगे। अब जो है यहां से क्या होंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस होंगे, मतलब शुक्राणु का निर्माण होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस क्रिया के लिए टेस्टोस्टेरोन भी जिम्मेवार होंगे। तो ये कहानी है पूरा आपका हार्मोन कंट्रोलर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन का कैसे नियंत्रण हो रहा? सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, ये GnRH को स्राव किए, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके GnRH काम करेंगे, वो दो हार्मोन को स्राव करवाएंगे, FSH, LH। LH जो है वो लीडिंग सेल पर कार्य करेंगे और टेस्टोस्टेरोन को बनाएंगे। और जो है FSH ये किस पर कार्य करेंगे? FSH जो है ये कार्य करेंगे, सॉरी यहाँ लिखने भूल गए, ये सर्टोली सेल पर कार्य करेंगे। ये सर्टोली सेल पर कार्य करेंगे और ये सर्टोली सेल जो है ये दो प्रकार का हार्मोन स्राव करेंगे, है ना? FSH सर्टोली पे और लीडिंग पे LH कार्य किए। सर्टोली सेल दो चीज बनाए, इनहिबिन हार्मोन बनाए और ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाए हार्मोन। ठीक है, और ABP जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार हो गए और टेस्टोस्टेरोन भी। ये पूरा कहानी खत्म हुई नर शुक्राणु का निर्माण की क्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है मादा युग्मक निर्माण की क्रिया के बारे में समझेंगे।